हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में मग्न होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक के संबंध में पढ़ा था। आज का टॉपिक है शिक्षा का क्षेत्र, है ना। स्कोप ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का दायरा क्या है, कहाँ कैसे, है ना, कहाँ तक। तो शिक्षा का दायरा कहाँ है, ये जो टॉपिक है ये रांची यूनिवर्सिटी के 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया है, जो बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 2 में पढ़ना है, यूनिट 1 में, है ना। तो ये उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो बीएड फर्स्ट ईयर के प्रशिक्षु हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र है क्या, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है ना, का दायरा क्या है, ये सब समझते हैं पहले। तो शिक्षा के अंतर्गत जो है ना, व्यक्ति को उसके पूर्वजों के द्वारा संग्रहित धरोहर, यानी कि हमारे पूर्वज जो धरोहर रखे हैं और उनका जो कल्चर है, उनका जो सामाजिक विरासत है, उनके द्वारा जो एक्सपीरियंस गेन किया गया है, जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है ना, और उनका ऐसा ज्ञान, अनुभव का ऐसा ज्ञान दिया जाता है जिससे उसको उसके जीवन में होने वाले समस्याओं के माध्यम से समस्याओं के समाधान करने में सहायता मिलती है ना। लेकिन ये अनुभव, विरासत, धरोहर इतनी व्यापक है कि व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में भी उनको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है ना। मतलब पूरी जिंदगी भी बीत जाएगी लेकिन वो अपने पूर्वजों के द्वारा जो धरोहर रखा गया है, जो कल्चर है या जो एक्सपीरियंस है ना, वो चीज नहीं पा सकते हैं, है ना। आज शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप और इसके विभिन्न अंगों तथा समस्याओं का दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र को इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं हम लोग, है ना। जिसमें पहला है शैक्षिक दर्शन, है ना, दार्शनिकों ने क्या कहा है ना, किस तरह से उन्होंने शिक्षा को पढ़ाया है, कैसा होना चाहिए, है ना। उसे हम लोग पढ़ते हैं ना, दार्शनिकों का विचार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद है शैक्षिक समाजशास्त्र। अब देखिए, मनुष्य और समाज में गहरा संबंध होता है ना, व्यक्ति और समाज में गहरा संबंध होता है, इसलिए शिक्षा जो भी हो समाज में रहकर ही हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जैसे कि आजकल वर्तमान में क्या है, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है ना, यानी कि बच्चे को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, यानी कि उनकी इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनकी रुचि क्या है ना, वो किस ओर जाना चाहते हैं, वो पढ़ने में कैसे हैं, पढ़ना चाहते हैं या खेलना चाहते हैं, कौन सा फील्ड में इंटरेस्ट है उनको, ये सब चीज को ध्यान में रखा जाता है, जबरदस्ती किसी पर नहीं थोप सकते हैं। उसके बाद आता है शिक्षा का इतिहास। तो किसी भी चीज के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले उसका हिस्ट्री जानना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री जान जाएंगे तो उसका प्रेजेंट भी जान जाएंगे और उसका फ्यूचर भी जान जाएंगे, है ना। उसके बाद है शैक्षिक समस्याएं। तो शैक्षिक समस्याएं तो आती रहेंगी, तो शैक्षिक समस्याओं के बारे में जानना पड़ेगा कि किस तरह की समस्याएं हैं, इसके लिए समाधान कैसा करना होगा। उसके बाद है शैक्षिक प्रशासन। तो शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत जरूरी है और अच्छा मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो शिक्षा प्रक्रिया जो है कभी पूर्ण नहीं हो सकती है ना। उसके बाद है शिक्षण कला एवं तकनीकी। अब कला एवं तकनीकी क्या है। अब जैसे मान लिया शिक्षा शिक्षा तो फैक्ट्स पर बात करते हैं, तो फैक्ट्स तो सबके पास है, लेकिन जो पढ़ाने का जो टेक्निक है वो कैसा है, पढ़ाने का जो कला है वो कैसा है, पढ़ाने का जो विधि है वो कैसा है, ये मायने रखता है ना। उसके बाद है तुलनात्मक शिक्षा। तो तुलनात्मक शिक्षा जब तक
हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, किसी की भी शिक्षा व्यवस्था है, वो दूसरे देश या दूसरे समाज या दूसरे राज्य की शिक्षा से कंपैरिजन करते हैं, है ना, कि वहां पे क्या लागू है, क्या सही है, क्या गलत है, और हमें क्या चाहिए। तब जाकर के हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों में भी हम लोग कंपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे उसका 60% आया, मेरा तो 50% ही आया। उसका 85 आया, मेरा 70 आया। कैसे आया, क्यों आया, क्या वो अलग किया, जानने की कोशिश करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारे मन में भी कंपेयर की भावना है, कंपेरिजन की भावना है ना। उसके बाद है अध्यापक शिक्षा। अब कितना भी आपके पास व्यवस्था हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर क्वालिटी टीचर्स नहीं है आपके पास, तो अच्छे से लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाएंगे, है ना। वो अच्छे से लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाएंगे, बच्चे को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, और बच्चे को सब समझा नहीं पाएंगे तो बच्चे समझेगा नहीं, वो इंटरेस्ट लेगा नहीं, और क्या होगा, वो ड्रॉप आउट हो जाएगा ना। उसके बाद है स्त्री शिक्षा। आज के डेट में स्त्री शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा है। उसका कारण यही है, अगर एक लड़की पढ़ती है तो दो घरों की रोशनी जगमगाती है ना। एक लड़की अगर पढ़ती है तो दो घरों की रोशनी जगमगाती है, लेकिन एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक घर का रोशनी जगमगाता है। इसलिए स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है ना, ताकि स्त्रियों को निचले स्तर से ना देखा जाए, है ना। वो भी इंडिपेंडेंट बन सके, वो भी अपने ये सपने पूरे कर सके, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, है ना। और सबसे जरूरी बात, शिक्षा में मापन तथा मूल्यांकन। अब देखिए, कौन बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन टॉप है, कौन एवरेज है, कौन लो है, कैसे पता चलेंगे? तो उसका इवेल्युएशन करके, है ना, उसका इवेल्युएशन करके। उसके बाद है शिक्षा सांख्यिकी। तो शिक्षा सांख्यिकी के भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, कि इसी के अनुसार एग्जैक्ट डेटा हम लोग को मिल पाता है कि कौन बच्चा एवरेज है, कौन बच्चा टॉप क्लास का है, कौन बच्चा मतलब बिलो एवरेज है ना। तो ये सब चीज हम लोग को कहाँ से मिलता है? शिक्षा सांख्यिकी के माध्यम से। और शिक्षा तथा नवाचार। शिक्षा तथा नवाचार, तो शिक्षा में डेली मतलब आज टेक्नोलॉजी का युग है ना, तो हर फील्ड में नए नए चीजों की क्या इनोवेशन हो रहा है ना, नई नई चीजों की खोज हो रही है ना। तो शिक्षा में भी वो टेक्नोलॉजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखिएगा कि ज्यादातर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम हो गए हैं, होगा ना। क्यों? टेक्नोलॉजी, उसमें भी तो टेक्नोलॉजी है ना, ताकि हम अच्छे से एजुकेशन को एक्सप्लोर कर सके, अच्छे से बच्चों को सिखा सके, दिखा करके विद प्रूफ। मान लीजिए अगर किसी को बोलेंगे कि ट्रेन 100 की स्पीड में चलती है, तो ट्रेन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? स्टेशन ले जाना पड़ेगा, पटरी पर ले जाना पड़ेगा, लेकिन वहां पे पता कैसे चलेगा कि 100 की स्पीड में चल रही है कि क्या चल रही है? लेकिन हम लोग उसको वीडियो के माध्यम से सिखा सकते हैं, ट्रेन कैसे चलती है, ट्रेन का पटरी कैसा होता है, बता सकते हैं ना। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो एक कोई चीज मूवी क्लिप दिखा सकते हैं ऐसा मोटिवेशनल, जिससे बच्चा मोटिवेट हो सके, है ना। छोटे छोटे टॉपिक पर क्लिप बना करके या क्लिप करके दिखा सकते हैं, ताकि बच्चा जल्दी अब होता है ना कि बच्चा जो चीज देखता है उसको जल्दी ऑब्जर्व करता है कि नहीं करता है? आज का डेट में जो बच्चे लोग हैं, देख करके ज्यादा सीखते हैं ना। तो वही चीज है, हम लोग दिखा करके सिखा सकते हैं आसानी से, है ना। उसके बाद है क्रियात्मक शोध। अब क्रियात्मक शोध क्या था? एक्शन रिसर्च इसको बोलते हैं। अब एक्शन रिसर्च क्या होता है कि हर हर आए दिन क्या होता है कि क्लासरूम में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है ना। तो उसको इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना, उसका जो है तुरंत सॉल्यूशन निकालना। अगर मान लीजिए बच्चा में क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो तुरंत सॉल्यूशन उसका निकालना है, वही क्रियात्मक शोध होता है ना। एक्शन रिसर्च, मान लीजिए अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं, उपस्थित है पर एब्सेंट है, तो उपस्थिति कैसे बढ़ाया जाए, तुरंत उस पर एक्शन लेना, है ना। उसके बाद है शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन। अब देखिए, शिक्षा सिर्फ औपचारिक शिक्षा तो रहा है नहीं आजकल। शिक्षा औपचारिक शिक्षा तो नहीं रहा है कि भाई स्कूली शिक्षा कंप्लीट हुआ, कॉलेज की शिक्षा कंप्लीट हुआ, हम शिक्षित हो गए, वैसा तो है नहीं। आजकल शिक्षा का मतलब हो गया है कि सक्सेस प्राप्त करना, जॉब लेना या बिजनेस में सफलता प्राप्त करना। तो इसमें क्या है कि हर कोई को तो नौकरी मिल नहीं सकती है, मिल सकती है क्या? नहीं, सारे लोगों को तो नौकरी नहीं दिया जाता है। नौकरियां क्या है, लिमिटेड है ना। नौकरियां लिमिटेड है, जैसे सारे को तो नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हजारों लाखों युवा ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, हर ईयर हो रहे हैं ना। तो उतना नाम का नौकरी कहाँ से क्रिएट होगा? नहीं हो सकता है ना। इसीलिए उनको
शुरू से ही ऐसा डेवलप करना है ताकि वो बिजनेस भी कर सके, अगर नौकरी नहीं लगे तो वो अपना बिजनेस कर सके और अपना जीविकोपार्जन जो है अच्छे से बिता सके, है ना। उसके बाद है पुस्तकालय शिक्षा। आज के डेट में पुस्तकालय शिक्षा नहीं, लाइब्रेरी एजुकेशन काफी प्रचलित हो गया है ना। अब होता क्या है कि घर में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे बहुत तरह का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, होता है ना। अब घर में पेरेंट्स है या मम्मी है, बोली बेटा ये सामान ला दो दुकान से थोड़ा सा, तो क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा, मम्मी की बात है, मम्मी की बात तो आप टाल नहीं सकते हैं, तो जाना पड़ेगा। वहां पे क्या होगा कि आपकी जो रेगुलर स्टडी है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है ना। आपको बीच बीच में रुकावट आते रहेंगे, वो कभी मम्मी, कभी पापा, कभी भाई, कभी बहन, कभी रिश्तेदार, वो तरह तरह के समस्याएं आती रहेंगी। तो उससे बेस्ट है कि भाई लाइब्रेरी का यूज करें, है ना, पुस्तकालय का यूज करें। उससे क्या फायदा होगा कि आप जितने देर लाइब्रेरी में पढ़ेंगे वो कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ना, आपको वहां डिस्ट्रैक्ट करने वाला कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है तो आप खुद हैं, आपके अलावा वहां पे कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और शांति से आराम से आप पढ़ सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, ज्यादा पढ़ सकते हैं, वहां भी शोध शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं बैठ करके, है ना। तो ये सब चीजें शिक्षा के अंतर्गत ही आती है, शिक्षा का ही क्षेत्र है ना। तो आइए एक एक पॉइंट करके डील करते हैं हम लोग। अब है शैक्षिक दर्शन। शैक्षिक दर्शन होता क्या है ना। शैक्षिक दर्शन है क्या। शैक्षिक दर्शन के अंतर्गत शिक्षा के समस्त कार्यों, मतलब जितने भी तरह का एक्टिविटी है वो सब कुछ शिक्षा के अंतर्गत हो। समस्याओं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, विधियों और दार्शनिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। हाँ, समस्त कार्यों, समस्याओं और विधियों पर दार्शनिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्रीवियस फिलोसोफर क्या बोले, उसका जो शिक्षा शास्त्र क्या बोल करके गया, कैसे है, क्या है ना, सारा कुछ। इसके अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, अनुशासन, शिक्षा व्यवस्था इत्यादि का निर्धारण किया जाता है ना। ये सब इसके निर्धारण किसके अंतर्गत किया जाता है, तो शैक्षिक दर्शन के अंतर्गत, है ना। ये सब चीज निर्धारित होती है कि डिसिप्लिन में कैसे रखना है, शिक्षा का क्या व्यवस्था है, कौन कौन से विधि यूज करना है पढ़ाने में, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा विधि यूज करना है। हर एक सब्जेक्ट को एक विधि से नहीं पढ़ा सकते हैं ना, पढ़ा सकते हैं क्या। अब थ्योरी पोर्शन को मैथ के तरीके से तो नहीं पढ़ा सकते हैं, अब मैथ को थ्योरी के तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो सब चीज का अपना अपना रूल है, अब उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, पढ़ाना पड़ता है ना। उसके बाद है शैक्षिक समाजशास्त्र। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के बीच गहरा संबंध होता है ना। एजुकेशनल सोशियोलॉजी, है ना। एजुकेशनल सोशियोलॉजी में क्या है, एजुकेशन एंड सोसाइटी दोनों के बीच गहरा संबंध होता है, और इसी कारण शिक्षा को इसे शिक्षा समाजशास्त्र का उदय हुआ, इसी के कारण शिक्षा समाजशास्त्र का उदय हुआ। हम जो कुछ भी सीखते हैं समाज के द्वारा ही सीखते हैं, और उनके बीच रहकर ही सीखते हैं। कोई भी बच्चा जब भी सीखता है, जो भी सीखता है, जितना भी सीखता है, वो समाज के अंदर ही रह करके सीखता है। कहा जाता है ना कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर पॉजिटिव वाइब्स रहेगा घर में तो बच्चा भी क्या पॉजिटिव होगा, है ना। अगर नेगेटिव वाइब्स होगा तो बच्चा भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। इसलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना जाता है। विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है तथा सामुदायिक क्रियाकलापों का रूप माना जाता है। विद्यालय जो है वो समाज का छोटा सा रूप है, और जहाँ पे सामुदायिक गतिविधियां भी शामिल होती है ना। वहाँ पे सारे समाज से रिलेटेड जितने भी सब कुछ हम लोग कहाँ सीखते हैं, शुरुआत स्कूल से करते हैं। सामाजिक प्रक्रिया का छोटा रूप है वो, है ना। वहीं हम लोग दोस्त बनाते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, वहीं हम लोग दूसरे धर्म के बारे में जानते हैं, वहीं हम लोग दूसरे धर्म का कैसे रिस्पेक्ट करना है, क्या करना है ना, वो सब चीज़ सीखते हैं। वहाँ कोई किसी भी जाति का है तो हम लोग वहाँ पे भेदभाव नहीं करना है, सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं ना। घर में तो रह के सीखते नहीं है, घर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है भेदभाव होता ही है। लेकिन जब पढ़ते हैं सब मिलजुल करके पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ रह करके पढ़ते हैं, है ना। इसके अंतर्गत शिक्षा तथा समाज के बीच संबंध, है ना, समाज का स्वरूप, सामाजिक मुद्दों, सामाजिक साधन तथा समाज की शिक्षा में क्या भूमिका है इत्यादि का अध्ययन किया जाता है ना। वो सब इस सब चीज का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत, है ना।
उसके बाद आते हैं हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए आज वर्तमान युग जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है ना। वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित, यानी कि बच्चा जैसा चाहिए, बच्चा जैसा है उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना है। नहीं, बच्चा खेलने में अगर इंटरेस्ट लेता है तो उसको खेलने का मौका देना है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है वो अपने क्षेत्र में अपना नाम रोशन करे, अपने खुद को आगे बढ़ा सके, खुद को रिस्क लेकर के सफलता प्राप्त करते अपने साथ साथ देश का नाम रोशन करे। ऐसा नहीं जो खेलने में बच्चा अच्छा है तो उसको पढ़ने में आप बिजी रख दीजिए तो वो ना पढ़ पाएगा ठीक से और ना ही खेल पाएगा ठीक से, है ना। इसलिए बच्चों को जानना एवं समझना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों की प्रकृति, विकास की प्रक्रिया, बुद्धि, योग्यता, क्षमता, रुचि, अभियोगिता, चिंतन, स्मृति, कल्पना इत्यादि का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान से प्राप्त होता है ना। जितने भी रुचि है, जिसका भी जो रुचि है, जिसका जो कैपेबिलिटी है, जिसका जो एबिलिटी है, जिसका जो क्वालिटी है, उस सब चीज का ज्ञान कहाँ से आता है? शिक्षा मनोविज्ञान से ही प्राप्त होता है ना। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के स्वरूप, दशाओं, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों और सीखने के सिद्धांतों तथा नियमों का भी अध्ययन किया जाता है ना। नेक्स्ट आते हैं शिक्षा का इतिहास। तो भाई किसी को जानना है वर्तमान में और फ्यूचर में कैसा रिएक्ट करेगा तो उसकी हिस्ट्री आप जान लीजिए, है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसा इंसान है ना। शिक्षा का इतिहास, वर्तमान का निर्माण करने के लिए अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। अर्थात इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान की रचना अतीत की उपलब्धियों पर ही की जा सकती है ना। वर्तमान की रचना अतीत की उपलब्धियों पर ही की जा सकती है। अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा का भी अपना इतिहास है, जिसके द्वारा हम आदिकाल से लेकर के अब तक शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की संरचना, शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, अनुशासन व्यवस्था इत्यादि का अध्ययन करते हैं, है ना। इतिहास का अध्ययन करने से वर्तमान की अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अगर आप हिस्ट्री अच्छे से जानते हैं तो प्रेजेंट में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका सॉल्यूशन हम लोग खोज सकते हैं। उसके बाद है शैक्षिक समस्याएं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। तो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समाज में होने वाले परिवर्तनों के कारण मनुष्य का जीवन जटिल होता रहा है ना। समाज में होने वाले परिवर्तनों के कारण मनुष्य का जीवन जटिल होता रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में उसके सामने नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ना। हर क्षेत्र में आपको नया नया चुनौती मिलेगा ना। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कोई भी क्षेत्र इजी नहीं है। इंसान के पास हमेशा दो रास्ता मिलता है, एक सच्चाई का और एक सच्चाई का और एक गलत का, है ना। सही और गलत का यहाँ पे रास्ता मिलता है, लेकिन गलत रास्ता चूज करना हमेशा इजी होता है कि नहीं होता है। सही रास्ता में चलना बहुत कठिन होता है। उसी तरह से कभी भी हर समय तैयार रहना चाहिए इंसान को। कभी भी उसके पास समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, उसका सॉल्यूशन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। और इससे क्या है, एजुकेशन सिस्टम भी अछूता नहीं रहा है, इसमें भी समस्याएं आई हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे अपव्यय और अवरोधन की समस्या। अपव्यय और अवरोधन की समस्या क्या है? तो अपव्यय जो होता है वेस्टेज होता है। वेस्टेज मतलब कि आप मेहनत करके बच्चा ला रहे हैं स्कूल में, आप मेहनत करके तो ले आए, 100 एडमिशन ले लिए, पता चला 2 साल 3 साल बाद तो उसमें 100 में से 10 बच्चे 90 बच्चे क्या हो गए? ड्रॉप आउट हो गए, है ना। तो आपका मेहनत क्या हुआ? बेकार हो गया ना। कोई फायदा तो हुआ नहीं उतना मेहनत करने के, जा करके बुला कर गार्जियन को कन्विंस करना, बच्चा को कन्विंस करना, बच्चे को तैयार करना, पढ़ाना, 1 साल मेहनत किया वो ड्रॉप आउट हो गया, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। उसके बाद अवरोधन। अवरोधन क्या? इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट मीन्स कि इसमें मान लीजिए कोई बच्चा बार बार एक ही क्लास में फेल हो जा रहा है ना, तो रुकावट हो रही है ना उसको, है ना। बार बार बच्चा फेल हो जा रहा है तो आपकी मेहनत तो बेकार हो गई, है ना। अब बच्चा क्या रुकावट हो गया, वो अगला क्लास में जा ही नहीं पा रहा है, उसके बाद के बच्चे अगला क्लास में प्रमोट हो जा रहे हैं लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये भी एक समस्या ही है ना। उसके बाद अनुशासनहीनता की समस्या। देखिए डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद आती है शिक्षित बेरोजगारी की समस्या। अब क्या है कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दिनों दिन
बढ़ते जा रही है, उसका रीजन क्या है कि सही तरीके से वोकेशनल कोर्सेज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, है ना। वोकेशनल कोर्स का इम्प्लीमेंट नहीं होना, बहुत सारे जगह बहुत सारे छात्रों को ये पता भी नहीं है कि कौन कौन से कोर्स आते हैं जो हमको फ्यूचर में जॉब दिला सकता है ना। तो क्या करते हैं वो लोग, ट्रेडिशनल कोर्स कर लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं है तो भी कर लेंगे। अब क्या होगा, सिर्फ कोर्स कर लेने से तो नहीं हो नौकरी मिल जाएगी ना, आपके पास होता है स्किल्स भी तो होना चाहिए, है ना। तो इस सब चीज की समस्या रहती है, जो शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, नारी शिक्षा इत्यादि से संबंधित समस्याएं, इन समस्याओं के कारणों का विश्लेषण करके उनका समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है, हाँ, है ना। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, विद्यमान है, तो उनको क्या होगा, उनके सॉल्यूशन ढूंढना होगा, तभी देश में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। अब प्रौढ़ शिक्षा क्या है, प्रौढ़ शिक्षा मीन्स की वैसे व्यक्ति जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का उम्र पार कर चुके हैं, वो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आएगा, है ना। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट बॉडीज हो, तो उसके लिए अच्छा प्रशासन का होना जरूरी है, अच्छा मैनेजमेंट का होना जरूरी है, तभी क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन हो मिलेगा, है ना। शिक्षा से तात्पर्य केवल ज्ञान का आदान प्रदान करना ही नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन भी शामिल है। तो आज आप सीखेंगे तब तो आगे जाकर के किसी को सिखाएंगे ना। तो अधिगम को सुगम, रुचिकर तथा प्रभावी बनाने के लिए उचित परिस्थितियों का सृजन किया जाना, है ना। बच्चों की उपलब्धियों का समुचित आकलन करना, बच्चों की उपलब्धियों का समुचित आकलन करना, उत्तरदायित्वों का बंटवारा, संसाधनों का प्रयोग और प्रबंधन करना आवश्यक है ना। अब मान लीजिए रिसोर्सेस नहीं है, तो रिसोर्सेस तो लाना पड़ेगा, और रिसोर्सेस हैं तो उसका यूज कैसे करेंगे, वो भी तो जरूरी है ना। आपके पास सारा कुछ का रिसोर्स है, सब कुछ साधन अवेलेबल है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन किसको कैसे कहाँ कब करना है, करवाना है, कैसे करवाना है, तो ये सब चीज आना चाहिए, तभी आप करवा पाएंगे ना। इसके अंतर्गत विद्यालय संगठन भी आता है, विद्यालय भवन भी है, समय सारणी भी है, पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां, प्रधानाचार्य, शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कार्यदशाएं व वेतन इत्यादि की सुविधाएं और उनके पारस्परिक संबंध, बालकों की स्वास्थ्य रक्षा, मूल्यांकन व्यवस्था, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन तथा निरीक्षण से संबंधित विषय आते हैं, है ना। उनकी सुव्यवस्था होने से ही शिक्षा का स्तर ऊंचा रह सकता है और शिक्षा का गुणात्मक विकास हो सकता है ना। अगर इस सब सारे चीजें व्यवस्थित नहीं है तो क्या होगा, शिक्षा में क्वालिटी डेवलप नहीं होगा। अगर मान लीजिए कॉलेज है, सब है, कॉलेज है, स्कूल है, जो भी है, बढ़िया है, लेकिन टाइम टेबल नहीं है, क्या फायदा, टाइम टेबल नहीं है। अगर को करिकुलर एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो भी क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए वहाँ प्रिंसिपल ही नहीं है, हेडमास्टर ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। शिक्षकों की कमी है तो क्या नुकसान होगा ना, क्वालिटी कहाँ से आएगा, अगर एक टीचर 4 क्लास ले तो कहाँ से क्वालिटी आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। अगर टीचर को सैलरी भी नहीं मिल रही है बढ़िया से, तो भी वहां पे फर्क डालेगा डालेगा ना। उसके बाद है शिक्षण कला एवं तकनीकी। देखिए आज का डेट में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है ना। टेक्नोलॉजी क्या है कि आज जो भी है आपका काम आसान कर देती है ना। तो शिक्षण कला एवं तकनीकी, कि फैक्ट तो आप सबके पास है ना, फैक्ट नॉलेज तो है वो सबके पास है, नहीं है तो वो सीख लेगा, लेकिन टेक्निक कहाँ से सीखेगा, टेक्निक तो उसको खुद डेवलप करना पड़ेगा ना। शिक्षण की सफलता बहुत कुछ शिक्षण कला और शिक्षण तकनीक पर निर्भर करता है ना। यद्यपि ज्ञान प्राप्त करने की विधियों में बहुत कुछ समानता होती है, लेकिन विषयों की बहुलता और उनकी विषय वस्तु में भिन्नता होने के कारण सभी विषयों के लिए एक ही शिक्षण विधियां नहीं अपनाई जा सकती है ना। सॉरी यहाँ पे देखिएगा स्पेलिंग आकार नहीं होगा, है ना, कारण सभी विषयों के लिए एक ही शिक्षण विधियां नहीं अपनाई जा सकती है। इसके अंतर्गत भाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, गणित, कला, संगीत, वाणिज्य, कृषि आदि विषयों के शिक्षण में भिन्न भिन्न विधियों का अध्ययन किया जाता है ना। अब गणित गणित के अनुसार विज्ञान को नहीं पढ़ा सकते, विज्ञान के अनुसार नागरिक शास्त्र को नहीं पढ़ा सकते, सब एक दूसरे से है ना। तो टीचिंग आर्ट होना चाहिए टीचर में, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, तब जाकर तो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएगा, है ना। उसके बाद है तुलनात्मक शिक्षा।
कंपैरेटिव एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग किसी जगह देख करके आते हैं कुछ भी, तो बता रहे मेरे यहाँ पर अच्छा है, मतलब कंपेयर किए, तो अगर वो अच्छा है तो उसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो प्रत्येक देश अपनी अपनी शिक्षा व्यवस्था होती है ना, प्रत्येक देश की अपनी अपनी शिक्षा व्यवस्था होती है। विभिन्न देशों की शिक्षा व्यवस्थाओं का ज्ञान हमको तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन से प्राप्त होता है ना, तुलनात्मक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें उन देशों की शिक्षा व्यवस्थाओं के गुणों और दोषों का पता लग चलता है। इस जानकारी को प्राप्त करके हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए अगर दूसरे देश, जैसे मान लीजिए भारत के पड़ोसी देश जो भी हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, और भी देश हैं, इंग्लैंड, जो बाहर गए हैं, है ना। तो वो सब देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे भी हम लोग कुछ कुछ अडॉप्ट करते हैं ना, ताकि हम भी उसी तरह से तैयार हो सके, बच्चों को तैयार कर सकते हैं। अब जैसे अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा कहाँ से आया, हम लोग का तो नहीं था ना, वो अंग्रेजी हम लोग के पास कहाँ था, नहीं था। तो ये अंग्रेजों से लिए हैं, ये अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजों से लिए हैं, क्योंकि अंग्रेजी क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, माना जाता है ना। तो ग्लोबल लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप एक दूसरे के भावनाओं को समझ पाएंगे। भाषा, देखिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक दूसरे को समझने के लिए भाषा अत्यधिक महत्वपूर्ण है ना। तभी आप समझ सकते हैं, ऐसे आप नहीं समझ सकते हैं। दूसरे देशों की अच्छाइयों को हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में शामिल कर लेते हैं, कैसे उनका सिस्टम जानते हैं तब न करते हैं, और एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, है ना। किसी भी चीज नहीं, हम ही लोग जैसे अपने में देखिए ना, कोई आदमी अच्छा सक्सेसफुल है, अच्छा उसका नेचर बिहेवियर अच्छा है, अरे हमको भी उसकी तरह से बनना है, कोशिश करते हैं ना, सोचते ही नहीं सोचते हैं। उसके बाद है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। तो गुणात्मक शिक्षा काफी हद तक अच्छे शिक्षकों पर निर्भर करता है ना। अगर अच्छे टीचर्स नहीं होंगे तो क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से डेवलप होगा, नहीं हो पाएगा। बच्चों के कोमल हृदय को समझना, उनकी रुचियों तथा योग्यता के अनुसार प्रभावी शिक्षण प्रदान करना एक अच्छा शिक्षक ही कर सकता है ना। तो शिक्षक में तो पैसेंस होना चाहिए। बच्चे का प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको समझ जाएगा, वो तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार पूछेगा तभी समझेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो एक ही बार में समझ जाए। तो टीचर्स को चाहिए कि पैसेंस रखे, है ना। और इस सब चीज मामले में देखिएगा फीमेल टीचर्स ज्यादा एक्सपर्ट होती है ना। इसलिए खास करके प्राइमरी एजुकेशन में देखिएगा कि फीमेल टीचर्स की संख्या ज्यादा मिलेगी आपको। उसके बाद है स्त्री शिक्षा। तो देखिए स्त्री शिक्षा भी महत्वपूर्ण है, स्त्रियों को शिक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री शिक्षा एवं शिक्षा का संबंध अत्यंत प्रगाढ़ है ना। तो इसकी उन्नति देखकर किसी भी सब समाज की दशा और दिशा का आकलन किया जा सकता है। हमें लोग कहते हैं वहां उस गाँव का लेडीज लोग नहीं पढ़ती, वहां के लड़के लोग पढ़ते नहीं है, तो मन में ये चीज आ जाता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सुने है ना। यानी कि अगर जैसे ही आपको पता चलेगा सामने वाली लेडी नहीं पढ़ी लिखी है, आपके भाव मतलब मन के अंदर अलग ही भावना उत्पन्न हो जाएगी, है ना। वही लगेगा अरे नहीं पढ़ी लिखी है, कहाँ की है भाई, फलानी जगह की है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बहुत अच्छा है ना। तो ये सब चीज होता है। और दूसरी चीज की, अगर एक लड़की अगर शिक्षित हो रही है तो दो फैमिली को शिक्षित कर रही है ना। प्राचीन काल से स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया जाता रहा है, लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है ना। पहले भी दिया जाता था, ऐसा नहीं पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन अब और ज्यादा दिया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए बिहार में चले जाइए, नौकरी पर 50% सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। क्यों? क्योंकि वो अब आगे हैं, पढ़े, है ना, उनको मोटिवेट करें, वो इंडिपेंडेंट बन सके, है ना, सब चीज। तो स्त्रियों को शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है शिक्षा में मापन तथा मूल्यांकन। अब देखिए, अब कोई बच्चा कितना जानता है, किस तरह का है, किस कैटेगरी का है, किस रैंक का है, कैसे जानेंगे? मापन से ही जानेंगे ना, उसका मेजरमेंट, उसका एवेल्यूशन करेंगे तभी ना। आधुनिक शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की सभी प्रकार की उपलब्धियों को पता करने के लिए मापन तथा मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है ना। इस शिक्षा के पृथक क्षेत्र के रूप में इसे शिक्षा के पृथक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है ना। पहले तो नहीं ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ना। उसके बाद है शिक्षा में शिक्षा सांख्यिकी। अब शिक्षा सांख्यिकी क्या है? एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। आजकल शिक्षा में सांख्यिकी की भूमिका महत्वपूर्ण बन गया है ना। क्योंकि सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, इसको सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि का, है ना। चलिए मोबाइल से मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होता है लिखने में। तो क्योंकि इसके द्वारा हम सहसंबंध, औसत, विचलन, परसेंटाइल इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। ये सब चीज के बारे में कहाँ से पता चलता है? वो शिक्षा सांख्यिकी के बारे में। और विद्यार्थियों की उपलब्धियों को पता करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं।
है ना, एवरेज निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, रैंकिंग निकालना हो, कहाँ से निकालेंगे, तो किसके माध्यम से निकालेंगे, तो ये शिक्षा सांख्यिकी के हेल्प से ही निकलता है ना। उसके बाद है शिक्षा तथा नवाचार। अब शिक्षा तथा नवाचार, तो शिक्षा तो है ही, शिक्षा तो समझ ही रहे हैं। नवाचार क्या है भाई, तो इनोवेशन, नए नए खोज जो हो रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो आजकल शिक्षा में नवाचारों पर शोध तथा इनका प्रयोग तेजी से किया जा रहा है, जिसमें सुख शिक्षण, माइक्रो टीचिंग जिसको बोलते हैं, है ना। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि छोटे छोटे समूह, है ना, छोटे छोटे समूह बना करके पढ़ाया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन होता है ना। उसके बाद स्वविदृश्य शिक्षण सामग्री इत्यादि का प्रयोग किया जाता है ना। मान लीजिए अभिक्रमित में क्या हो गया कि मान लीजिए अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करके उसको बताते हैं ना, छोटा छोटा टॉपिक में करके, पूरा चीज दिक्कत होता है, लेकिन छोटा छोटा टॉपिक करने का उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, उसमें उसको हम लोग सिखाएंगे, है ना। श्रव्य दृश्य में क्या होगा, ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल में क्या होता है, मतलब कि कोई वीडियो क्लिप दिखाएंगे, उसके माध्यम से सिखाएंगे, कोई वीडियो बना लेंगे उसके माध्यम से सिखाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें आती हैं, है ना। आजकल देखिएगा शिक्षा में एआई आ गया है, तो आपको बहुत सारी मदद कर, एआई का गुलाम नहीं बनना है, उसको गुलाम बना करके ही रखना है, लेकिन मदद तो करता है ना भाई। उसके बाद आता है क्रियात्मक शोध या कार्य अनुसंधान, इसको एक्शन रिसर्च, है ना। शिक्षा के औपचारिक केंद्रों में आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, जिनका तुरंत समाधान करना आवश्यक हो जाता है, और यह कार्य अनुसंधान के द्वारा वर्तमान शिक्षा में किया जा रहा है। यह अपनी प्रकृति इत्यादि में सामान्य अनुसंधान से थोड़ा सा अलग है ना, जो रेगुलर रिसर्च होते हैं उनसे थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि मतलब कि एट ए टाइम आपको डिसीजन लेना पड़ता है ना, एट ए टाइम आपको प्रॉब्लम सॉल्व खोजना है, एट ए टाइम आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है ना। उदाहरण के लिए किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने व्याख्यान के दौरान छात्रों की उपस्थिति में गिरावट देखी। मान लीजिए कोई क्लासरूम है, कोई यूनिवर्सिटी का या कोई कॉलेज का, वहाँ पे मान लीजिए रेगुलर बच्चे आ रहे थे 100, पता चला कि 10 दिन से या 5 दिन से या 40 बच्चे आ रहे हैं, 60 बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं भाई। फिर उसे बढ़ाने के लिए तुरंत कुछ निर्णय लिया, है ना। तो उसको आप 40, 100 से 40 हो गया, अब 40 से हमको 100 कैसे करना है, तुरंत जो इमीडिएट एक्शन जो लिया जाता है वही क्रियात्मक शोध होता है ना। समस्याओं की पहचान करके तुरंत उसे दूर करना, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन। अब शैक्षिक सही गाइडेंस बहुत जरूरी होता है कि नहीं है, बच्चे को सही गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। तो समय समय वर्तमान समय बच्चों को सही निर्देशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही रास्ता चुनने में अत्यधिक जल्दबाजी कर लेते हैं, जिस कारण कभी कभी उसका निर्णय गलत हो जाता है और स्वयं अवसादग्रस्त हो जाते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए बच्चा इंटर में पढ़ रहा है, अब दूसरे के देखा देखी क्या करेगा, नहीं हमको भी इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना, हमको भी डॉक्टर बनना है, लेकिन ऐसा थोड़ी है, सबकी एबिलिटी अलग है ना। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके लिए इंजीनियरिंग सही है, आपके लिए मेडिकल लाइन सही है, या अदर सर्विसेज सही है आपके लिए, है ना। वो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, आपकी कैपेसिटी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दबाजी में अगर कोई डिसीजन आप ले लेंगे तो बाद में चल करके क्या होगा, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, और सफलता नहीं मिलेगी तो आपको पछतावा होगा, पछतावा होगा तो आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो डिप्रेशन में जाएंगे, और डिप्रेशन में जाएंगे तो बहुत परेशानी है ना। इसलिए आपको सही टाइम पर सही निर्णय लेना है और सोच समझ करके लेना है। अरे 2 दिन 2 मिनट सोच लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, यस और नो तुरंत क्यों करना है ना। इसलिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाता है ना। अगर किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट है तो उसको पढ़ा करके क्या फायदा, बिजनेस कीजिए तो क्या फर्क पड़ता है। बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री चाहिए क्या, नहीं चाहिए। अगर बिजनेस लगता है कि नहीं बिजनेस करके ही हम खुश हैं, तो बिजनेस कीजिए, ज्यादा कमाइए, नौकरी से ज्यादा कमाइएगा आप। सही वक्त पर इस सब चीज का डिसीजन हो जाना चाहिए। अब पुस्तकालय शिक्षा, पुस्तकालय में ज्ञान की अपार निधियां और भंडार होते हैं, है ना। इसके समुचित प्रयोग से स्वाध्याय शोध की प्रवृत्ति का विकास होता है। अब मान लीजिए घर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप कितना पढ़ाई कर पाते हैं, 3 घंटा 4 घंटा, 4 घंटा आपका वेस्ट हो रहा है ना। उससे अच्छा है आप पुस्तकालय में जाइए, वहां पे बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, वहां पे आपको मन लगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई आपको काम नहीं देगा। घर में रहिएगा तो 50 तरह का काम आते रहेगा, लेकिन वहां पे किसी भी तरह का कोई काम नहीं आएगा, है ना।
इसलिए शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत पुस्तकालय शिक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान है ना। चलिए, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा, और समझ आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, है ना। जरूर लाइक कीजिए इसको, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितने से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, है ना। सबको फायदा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।